sorry. Good morning students, I hope you all are fine. Today I am going to discuss about the pedigree analysis. What do you mean by pedigree analysis? ये क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? अब देखो, सीधी सी बात ये है कि पेडिग्री एनालिसिस जो है ना, इसको हम ह्यूमन में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम थियोरेटिकल स्टडी करते हैं। इसी को कहते हैं हम पेडिग्री एनालिसिस, और इससे हम जेनेटिकली काउंसलिंग का इससे जेनेटिक काउंसलिंग का पता चलता है। जैसे कि सोचो, ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ना, बस सिंपली कि एक फैमिली का एक हिस्ट्री हम उसको एक चार्ट के रूप में डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, कोई पार्टिकुलर ट्रेट उसके इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करके कि पूरी फैमिली में किस तरह से इनहेरिट हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होंगे उतना ही बेटर रिजल्ट हम निकाल पाएंगे। और जिस द पर्सन और इंडिविजुअल्स फॉर हुम द एनालिसिस इज मेड, इसको हम बोलते हैं प्रोपोसिटस। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है, मतलब ये जो तुम्हारा जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कब अपेयर हुआ, उसका पैटर्न क्या है, मदर टू सन या सन टू डॉटर जा रहा है। जेनेटिक काउंसलिंग करके हमें ये पता चलता है कि ये जो डिजीज़ है इससे बचा कैसे जा सकता है, तो इसमें हेल्प होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पेडिग्री एनालिसिस? तो पेडिग्री एनालिसिस तो ये क्या है? ये एक मतलब that the disease that is getting transferred from one generation to another generation, to check it out by finding a family tree or chart of various generation, इसी को हम बोलते हैं क्या? तुम्हारा पेडिग्री एनालिसिस। The analysis of trait in several generations of a human family in the form of a family chart or family tree is called pedigree analysis। और ये क्या देता है? It provide a strong tool देता है which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or diseases। ठीक है, तो जो पेडिग्री एनालिसिस है इसको हम बोल सकते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन several generations of a human family in the form of a family tree or diagram। इसको बोलते हैं हम क्या? इस कॉल पेडिग्री एनालिसिस, राइट। तो जिस पर्सन पे मतलब जो एनालिसिस किया जाता है उसको हम फर्स्ट पर्सन को उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोसिटस। ठीक है, द पर्सन और इंडिविजुअल फॉर whom the analysis is made is called प्रोपोसिटस। और ये पेडिग्री एनालिसिस हेल्पफुल कैसे है हमारे लिए? पेडिग्री एनालिसिस हेल्पफुल। हाउ इट हेल्पफुल फॉर अस? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फैमिली में जो ट्रेट्स या कब मतलब अपेयर हुआ, इससे ये पता चलता है। ठीक है, ये कब अपेयर हुआ, नेचर ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है, वेदर इट इज़ सेक्स लिंक्ड और डोमिनेंट और रिसेसिव, इससे इसका पता चलता है। फिर जेनेटिक काउंसलिंग, अगर आपको ये डिजीज़ हो गया तो इससे बचने का क्या आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हमें इससे ये सब का पता चलता है। तो हमें इससे क्या क्या पता चलता है? नेचर ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर्स, ये डिजीज अपियर कब हुआ, व्हेन इट अपियर। थर्ड, जेनेटिक काउंसलिंग, इसको मैं नोट्स दे दूंगी।
थर्ड क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग। नाउ ये जो एनालिसिस है इसको मतलब कैसे किया जाता है, हाउ टू एनालिसिस। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस दैट आर कंसिडर्ड इन ए पेडिग्री चार्ट। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, या तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होना होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव। तो क्या है, हाउ टू एनालाइज, को कैसे एनालाइज किया जाता है, हाउ टू एनालिसिस। तो देयर आर 4 different types of inheritance that are considered in a pedigree chart। तो 4 क्या क्या है, फर्स्ट है तुम्हारा ऑटोसोमल डोमिनेंट, राइट। सेकंड है तुम्हारा ऑटोसोमल रिसेसिव। थर्ड है तुम्हारा सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड फोर्थ वन इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। जैसे कि हमने देखा था पी में टॉल लिया था, ये 2 टॉल था, ठीक है, ये है होमोजाइगस और ये क्या है, दोनों डोमिनेंट है, लेकिन ये एक ही पेरेंट्स से नहीं आए, ये 2 पेरेंट्स से आए। ये जो 2 एलील है ये क्या है, डिफरेंट पेरेंट्स से मिला है हमें, एक फादर से एक मदर से, एक ही पेरेंट्स से नहीं आया है, राइट। जैसे कि हमने लिखा है एक्स वाई, तो ये बॉय को रिप्रेजेंट करता है, एक्स उसके मदर से, वाई उसके फादर से, ठीक है। तो यही बात है, जो कौन सा डोमिनेंट होगा, कौन सा रिसेसिव होगा, वो कौन सा वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा या ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, एनालिसिस इसी से किया जाता है। कुछ टिप्स है इस पेडिग्री को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सम टिप्स फॉर सॉल्विंग पेडिग्री प्रॉब्लम। तो क्या है, अगर डिजीज, इफ ए डिजीज इज एब्सेंट इन पेरेंट्स, अगर कोई डिजीज पेरेंट्स में एब्सेंट है बट चिल्ड्रन में दिख रहा है, बट प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, इट इज रिसेसिव डिजीज, ठीक है। पेरेंट्स में नहीं है बट वो इस तुम्हारे चिल्ड्रंस में दिख रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, वो एक रिसेसिव डिजीज है। अगर डोमिनेंट होता तो हर एक जनरेशन में वो दिखता, फादर टू सॉन, सॉन टू उसके सॉन, मतलब वो दिखता, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, फादर में नहीं था बट बेटे में दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, रिसेसिव डिजीज हो गया। तो ये कुछ टिप्स है। इफ ए डिजीज इज एब्सेंट इन पेरेंट्स बट प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, अगर वो चिल्ड्रन में प्रेजेंट है, इट इज रिसेसिव डिजीज, राइट। सेकेंड, डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वो कभी स्किप नहीं करता है, मतलब जनरेशन को स्किप नहीं करता है। तो डोमिनेंट जो ट्रेट होते हैं नेवर स्किप जनरेशन। डोमिनेंट है तो ये हर एक जनरेशन में दिखेगा, अगर ग्रैंडफादर से तुम्हारे फादर से तुम में तुम्हारे बच्चे में दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। अगर नहीं दिख रहा है दैट इज रेसिसिव। तो क्या होता है, जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो हर एक जनरेशन में दिखता है। अगर डोमिनेंट ट्रेट नेवर स्किप जनरेशन, वो कभी भी इस जनरेशन को स्किप नहीं करता, ठीक है, ये एक खासियत है। थर्ड, व्हेन फादर ट्रांसफर ए डिजीज टू हिज सन, इट इज ऑलवेज ऑटोसोमल। ऑब्वियसली मदर जो होते हैं वो सेक्स लिंक, मतलब उसका एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पे फादर इन्वॉल्व है, तो इट इज ऑलवेज ए ऑटोसोमल। when father transfer a disease to his son, it always क्या होगा, ऑटोसोमल होगा, रिमेंबर। फोर्थ, when parents and children both are affected, जब दोनों ही अफेक्टेड होंगे,
ये क्या होंगे बताओ तो? ये डोमिनेंट ट्रेट होंगे. इट इज यूजली ए डोमिनेंट ट्रेट व्हेन बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड. व्हेन parent and children both are affected, it is usually a dominant trait. ये रिमेंबर रखना. और इसके कुछ सिम्बल्स भी हैं, मैं सिम्बल्स भी दिखाऊंगी. जो 4 मेन सिम्बल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जान लो. द सिम्बल ऑफ द पेडिग्री एनालिसिस इज दैट द सिम्बल ऑफ पेडिग्री एनालिसिस क्या क्या है. अगर मेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ मेल. अगर फीमेल के बारे में बोल रहे होंगे तो डायरेक्ट सर्कल कर देंगे, दैट इज़ फीमेल. अगर अफेक्टेड मेल एंड फीमेल है तो अफेक्टेड मेल को इस तरह से शो किया जाता है, सिंबल किया जाता है. तो ये क्या हो गया? अफेक्टेड मेल, राइट, अफेक्टेड मेल. और अगर सर्कल को इस तरह से शो कर रहा है तो क्या होगा? अफेक्टेड फीमेल, फीमेल. और अगर इस तरह से कोई सिंबल है दैट इज सेक्स अनस्पेसिफाइड. ठीक है, सेक्स अनस्पेसिफाइड. और अगर ये भी अफेक्टेड है तो क्या बोलेंगे? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स. तो ये अफेक्टेड है. आफ्टर दैट अगर दोनों में मेटिंग हो रही हो, मेल एंड फीमेल में, सिंगल लाइन बिटवीन देम, दैट इज क्या है? ये क्या है? मेटिंग हो रहा है इनमें. ओके. अगर 2 लाइन बिटवीन देम, मेल एंड फीमेल के बीच में मतलब 2 लाइन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज मैरिज बिटवीन द रिलेटिव्स. मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स के बीच में हो रहा है जिसको हम बोलते हैं कंसंग्यूनियस. तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ये याद रखना. ये सिंबल दे देंगे, ठीक है. यहाँ पर लिख के नहीं देंगे कि ये मेल है फीमेल है, लिखेंगे नहीं, उस सिंबल का यूज़ करेंगे. तो ये सिंबल याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है पेडिग्री एनालिसिस में. तो हमने क्या देखा पेडिग्री एनालिसिस में? क्या है कि पेडिग्री एनालिसिस जो होता है ये एक फैमिली का हिस्ट्री होता है. वो चार्ट के रूप में इसको डोनेट किया जाता है कि जो डिजीज़ है वो जनरेशन टू जनरेशन कैसे जा रहा है. तो ये एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सिवरल जनरेशन ऑफ ए ह्यूमन फैमिली इन द फॉर्म ऑफ ए फैमिली ट्री और डायग्राम, उसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस. कोई भी पार्टिकुलर ट्रेट उसके इनहेरिटेंस को हम ऑब्जर्व करेंगे कि पूरी फैमिली में वो किस तरह से इनहेरिट हो रहा है. और जिस पर्सन से वो शुरू हो रहा है, द पर्सन और इंडिविजुअल्स फॉर हुम द एनालिसिस इज मेड, उसको हम बोलेंगे प्रोपोसिटर्स. ठीक है. आफ्टर दैट ये जो पेडिग्री है हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है? तो फर्स्ट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? द फैमिली में ये जो ट्रेट है ये कब अपीयर हुआ? ठीक है. फिर इसका कैरेक्टर क्या है? नेचर ऑफ द कैरेक्टर्स मीन्स ये जो पैटर्न है इसका पैटर्न मदर टू सन या सन टू डॉटर जा रहा है. कैसे जा रहा है? मतलब वो जेनेटिक काउंसलिंग. अगर आपको ऐसा मतलब अगर आप में कोई डिजीज़ है तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, वो जेनेटिक काउंसलिंग होता है. आफ्टर दैट इसको हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं पेडिग्री चार्ट को. ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है या सेक्स लिंक डोमिनेंट है या सेक्स लिंक रिसेसिव है. आफ्टर दैट कुछ टिप्स है जिससे हम पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं. अगर वो डिजीज़ पेरेंट्स में एब्सेंट है बट चिल्ड्रन में दिख रहा है तो वो रिसेसिव डिजीज़ हो गया. डोमिनेंट ट्रेस का एक वो है इंपॉर्टेंट है कि वो डोमिनेंट ट्रेट कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करता, नेवर स्किप जनरेशन, वो हर एक जनरेशन में दिखेगा वो डिजीज़. तो उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट. व्हेन फादर ट्रांसफर डिजीज, अगर कोई फादर डिजीज़ को ट्रांसफर कर रहा है तो इट इज़ ऑलवेज ए ऑटोजोमल, ये याद रखना. व्हेन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस बहुत अगर अफेक्टेड होंगे, मैंने जैसे कहा इट इज़ यूजली ए डोमिनेंट ट्रेट. और कुछ सिंबल जो मैंने दिखाए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन सब चीज़ों को तुम याद रखना, दैट इज़ द सिंबल. कल जो मैंने तुम लोग को पढ़ाया था दैट इज फिनाइलकीटोनुरिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. तो इस जेनेटिक डिसऑर्डर को आपने जो मैंने बोला
कि जो फेनिलकीटोनुरिया क्या है, वो एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है जो पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू होता है। उसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ बोलते हैं। जैसे कि हमारे में अमाइनो एसिड्स होते हैं 20 अमाइनो एसिड्स, वहाँ से फिनाइल एनिलिन और एक है टायरोसिन। तो फिनाइल एनिलिन जो है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, टायरोसिन में। बट ड्यू टू द लेक ऑफ इंजाइम, जो फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलिक जो इंजाइम है वो नहीं है, उसके कारण क्या होता है, जो फिनाइल एलानाइन है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है तुम्हारे ब्रेन में, जिससे क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। आफ्टर दैट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे आरबीसी जो ब्लड होते हैं उसके शेप चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके शेप इस तरह से चेंज हो जाते हैं कि वो सिकल शेप की तरह ले लेते हैं। जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है, बट वो ट्रांसफर होकर केस में हो जाता है सिकल सेल में। और ये भी एक इट इज़ रिलेटेड टू द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के थ्रू होता है। इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशंस इन बेस पेयर, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है 2 बीटा चेन एंड 2 अल्फा चेन उसमें होता है, ठीक है। द बीटा जो ग्लोबिन चेन होता है उसमें क्या होता है, मिस अपीयरेंस होता है। तो एंड ड्यू टू द HBB जीन, ठीक है, जो पॉइंट म्यूटेशन, वन न्यूक्लिक जो बेस होता है इज रिप्लेस बाय अनदर। तो एडिनिन जो होता है वो रिप्लेस होता है थाइमिन से, जो नॉर्मली हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 6th पोजीशन में जो बीटा चेन होता है तुम्हारे ग्लूटामिक एसिड, वो क्या हो जाता है, उसको रिप्लेस कौन करता है, वेलानाइन। वेलानाइन उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। क्या होता है, जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एट अ पोजीशन ऑफ 6 ग्लूटामिक एसिड इस पॉइंट म्यूटेशन रिप्लेस बाय वेलाइन। तो DNA चेन का जो ओरिजिनल सीक्वेंस होता है वो CTC होता है, ठीक है। DNA ट्रांसक्रिप्शन होता है तो mRNA बनाता है जो GAG हो जाता है, तो वो कोड करता है तुम्हारे ग्लूटामिक एसिड के लिए। आफ्टर दैट जब एक ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होता है बाय वेलाइन, तो हमारे जो ब्लड है वो बाइकॉन्केव से इलोंगेटेड होकर सिकल शेप में आ जाते हैं, और वहाँ पे ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे जो आरबीसी का जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो इसी को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो देखो यहाँ पे जो 6th पोजीशन है, यहाँ पे तो प्रोलिन ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे सब सेम है, यहाँ पर भी सेम है। बट देखो यहाँ पे क्या होता है, 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है, दो सिकल सेल एनीमिया एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है, वो इलोंगेटेड हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह रिप्लेस हो जाता है तुम्हारे वेलाइन से। ऑटोसोमल डिजीज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि व्हेन वी से ऑटोसोमल द चांस ऑफ दिस डिजीज इज इन इक्वल, मेल एंड फीमेल में बोथ चांसेस इक्वल होते हैं। जैसे कि सेक्स लिंक डिजीज में क्या था, सेक्स क्रोमोसोम में उसमें मेल में ज़्यादा होने के चांसेस थे, राइट, फीमेल के तुलना में। बट यहाँ पे क्या होता है, ऑटोसोमल है तो ये दोनों में ही सेम मात्रा में हो सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए ये जो चैप्टर है ये खत्म, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके नोट्स मैंने आधा दे चुके हैं और जितना बाकी है वो आज दे दूंगी। अगर इसमें कोई तुम लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस विथ मी, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।